हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का आगे का टॉपिक, जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। अभी तक हम स्टॉक एंड फ्लो तक कवर कर चुके थे, मतलब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हमें पढ़ना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? Total addition to the capital stock of economy in a given period is termed as gross investment. आप जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में या एक अकाउंटिंग ईयर में, उसमें करने वाली हर तरह की इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो मशीनरी खरीदेंगे, जो प्लांट वहाँ लगाएंगे, जो मशीनरीज लगाएंगे, जो रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, वो सब तरह की इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएंगी? आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए इसको फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जो कि है स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ हम अपने पास एज रखते हैं संभाल के, कि हम उसको इन फ्यूचर यूज़ करें। तो इट मीन्स द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। एंड इन्वेंट्रीज विद द प्रोड्यूसर, मतलब कौन रखेगा इसको? प्रोड्यूसर ही रखेगा ऑफ द एंटरप्राइज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में आप जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, उसके लिए आप कितना रॉ मटेरियल ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कितना स्टॉक के लिए रखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शॉपकीपर है, वो एक अकाउंटिंग ईयर में मान लीजिए कुछ सामान खरीद के लाता है बेचने के लिए फॉर करंट पर्पस, अभी के लिए, और कुछ स्टॉक करके रख देता है फॉर द फेस्टिव सीजन्स, मतलब फेस्टिवल में उस सामान की वो क्या करेगा? उसको सेल करेगा। तो उससे क्या होगा? उसको अर्निंग होगी। लेकिन वो उसमें क्या कर रहा है? पहले इन्वेस्ट कर रहा है, पहले उस स्टॉक को अपने पास बनाकर रख रहा है। दूसरा होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब नाम ही लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? पहले तो आएगा आपका बिल्डिंग आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, इक्विपमेंट्स आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसको आप 2 to 3 ईयर्स चेंज नहीं करने वाले, मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म जाएगा, जिसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। आप ये पहले भी 11th में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम तुरंत जो है चेंज नहीं करते हैं। तो इसी इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आपका जो स्टॉक है, स्टॉक प्लस कैपिटल, इन दोनों का ही इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब ये नहीं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, या हम कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। हमें दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों में ही हमें पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब पैसा तो हमने लगाया, लेकिन एक्चुअल में उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, मतलब हमारा जो है कितना हम उसमें से प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नेट कहते हैं। तो सारा हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, लेकिन सारा का सारा तो यूटिलाइज हो नहीं पाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? पता ही है, मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाना? कम हो जाना। इट रिफर्स to the gradual fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear और expected obsolescence। मतलब वो एसेट हम लेके आते हैं, उसमें कुछ भी मशीन को चलाते वक्त या प्रोडक्शन करते वक्त किसी भी तरह की उसमें जो है ख़राबी आ सकती है, वो मशीन ख़राब हो सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर। अगर मान लीजिए दूर से मशीन आ रही है, तो वो जो है रास्ते में कहीं डैमेज हो गई, रोड नहीं सही है, तो इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है। फिर दूसरा कैटेगरी क्या होता है डेप्रिसिएशन का? फॉरसीन ऑब्सोलेंस, मतलब भविष्य में होने वाला जो उसका नुकसान है, या भविष्य में होने वाली इसकी जो वैल्यू कम होने वाली है, उसी को हम कहते हैं फॉरसीन मतलब होता है भविष्य में होने वाले। तो सबसे पहला है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अगर जो
टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की वही चेंज हो जाए तो भी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे अच्छा एंड बेस्ट एग्जांपल आपका है रेलवे के इंजन्स, ठीक है, जो बेसिक से अगर समझना हो। सबसे पहले किससे शुरुआत हुई थी, स्टीम इंजन से। तो स्टीम इंजन जब तक चल रहे थे तब तक और कोई नहीं था तो उनकी वैल्यू थी, लेकिन जब जैसे डीजल इंजन आए तो वो उनके मुकाबले हर तरह से बेहतर थे स्टीम इंजन के मुकाबले, तो उससे स्टीम इंजन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। फिर डीजल इंजन चल रहे थे, अब आ गए इलेक्ट्रिक इंजन। तो इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन से भी कई गुना बेहतर है हर एक मामले में, स्पीड के मामले में, आप जो है फ्यूल कंजम्पशन के मामले में, पॉल्यूशन देखें तो इन सब चीज़ों में जो है डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन कई बेटर है। तो टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चेंज हो गई, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पुराना एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। फिर होता है चेंज इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर जो है जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया उस टाइम पे एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड थी और उसको बनाने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट एंड मशीनरी हर चीज़ का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन टाइम के साथ आज से 10 साल या 5 साल बाद डिमांड में क्या आ गई, चेंजेस आ गए, ठीक है। मतलब अब लोग उस चीज़ को नहीं डिमांड कर रहे हैं, अब लोग दूसरी चीज़ डिमांड कर रहे हैं। तो जो पहले इक्विपमेंट लगाए गए थे, जो पहले जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे थे, जो मशीनरी लगाई गई थी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, तो जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो सबसे पहले क्या होते थे, लैंडलाइन बेसिक फ़ोन जो होते थे जिसमें हम रिसीवर उठाते थे और जिसमें नंबर बटन होते थे, डायल करते थे, फिर उसमें एक वायर लगा होता है वो कनेक्ट रहता था, फिर हम बात करते थे। लेकिन जैसे ही जैसे मोबाइल का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ तो उस टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी भी कहेंगे यहाँ पे, साथ में डिमांड भी कहेंगे, उसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, और उसका डिमांड कम्प्लीटली आज क्या है, लगभग बंद है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगे होंगे वो आज क्या हो गए, ऑब्सलीट हो गए, डेप्रिशिएट हो गए। फॉर एग्जांपल इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, यहाँ पे भी क्या होता था, वही लैंडलाइन फ़ोन्स का प्रोडक्शन होता था, लेकिन जब ये मोबाइल आए तो इन जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे वो अब किसी काम के नहीं रहे। तो ये होता है आपका फॉरसीन ऑब्सोलेंस, जो कि 2 टाइप्स के थे, ठीक है। अब आती है बात नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब अब हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम सामान लाएंगे तभी से उसका जो वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगा, कम शुरू हो जाएगा, चाहे वो नॉर्मल वियर एंड टियर हो या फिर भविष्य में होने वाला कोई भी उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या फिर गुड्स की डिमांड चेंज हो जाए। तो इसीलिए इस तरह से हम नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जान सकते हैं। फिर इसमें एक और बात देखने वाली है, अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स एज हैपन विद एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज लॉस आर नोन एज कैपिटल लॉस। तो कुछ लॉस होते हैं, कैपिटल लॉस होते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो हमारी पूरी जो फैक्ट्री है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हमारे वहाँ रखा हुआ सारी बिल्डिंग जाएगी, सबसे पहले बिल्डिंग जाएगा, ठीक है, फिर मशीनरी जाएगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसको हम डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस, ठीक है, इसको हम कैपिटल लॉस की कैटेगरी में डालेंगे। तो जो हमारे से लॉस होता है, मतलब जो हमारे वजह से मतलब एसेट्स में वैल्यू में कमी आती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन करते हैं। बट किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से आग लग गई या फिर जो है अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, इन सारे कारणों से अगर हमें कैपिटल लॉस, कोई भी लॉस हो रहा है मशीनरी या हमारी इन्वेस्टमेंट पे, तो उसको हम कैपिटल लॉस की कैटेगरी में जो है लाएंगे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक क्या है। जो भी नहीं समझ में आया आप
पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो है चैप्टर नहीं, इसके आगे का टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ही ईजी टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।